हेलो बच्चों, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग अपने क्लास 11th के वेव चैप्टर का जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो आज हम लोग डॉपलर इफेक्ट पे एक स्पेशल पूरी मैं वीडियो बना रहा हूँ। डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव चैप्टर का। यहाँ से आपके क्लास 11th में जो फाइनल एग्जाम होगा उससे तो क्वेश्चन बनने ही हैं, साथ में नीट में भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, जेई मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया, डॉपलर इफेक्ट। अच्छा, अच्छी बात ये है कि ये टॉपिक बड़ी आसान है, केवल एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे और इस टॉपिक से जितनी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है आप आराम से कर लोगे। हाँ, बट नो डाउट यार, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है पूरे क्लास 11th की, तो आपके पास एक बेस मेंटेन होना चाहिए। वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शंस के साथ कैसे हम वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे, ये सब पता होना चाहिए, तब आप इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लगा सकते हो। फिलहाल पहले डॉपलर इफेक्ट के बेसिक क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद फिर इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगाएंगे। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ कैसे ये मिक्स मर्ज करते हैं क्वेश्चन को। देखो, फिजिक्स में सबसे बड़ा कमाल का चीज यही रहता है यार, कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है वो जरूरी नहीं कि केवल उसी के फॉर्मूले से हो। ये क्या करते हैं, क्वेश्चन को खिचड़ी बना देते हैं पूरी तरह, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व कर देंगे, वेक्टर का कॉन्सेप्ट ला देंगे, वहां पर तुम्हारे डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट ला देंगे, कंपोनेंट ब्रेक कराएंगे, एंगल लाएंगे, उसके बाद साथ में डॉपलर इफेक्ट तो है ही। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं और वही क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल पहले डॉपलर इफेक्ट आज पढ़ते हैं अच्छे से, डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला, और उसके बाद इस पे लगाएंगे क्वेश्चन। अच्छा, जिसको डॉपलर इफेक्ट बहुत अच्छे से आता है तो उसको ये पूरी थियरी देखने की जरूरत नहीं है। नीचे देखो, मैं टाइम कोड दिया हूंगा, उसमें आप जाओ और सीधे क्वेश्चन लगाओ, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वो क्वेश्चन आपको फायदा करेगा क्लास 11th के एग्जाम में भी, जो फाइनल एग्जाम होने हैं तुम्हारे, और साथ ही साथ वो तुम्हें मदद करेगा तुम्हारे कंपटीशन में भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है, ये डॉपलर इफेक्ट है क्या यार। तो तुम लोग देखे होगे, कभी ट्रेन के पास खड़े हो या फिर हाईवे पे खड़े हो, तो जो गाड़ियां जाती हैं बड़ी तेजी से हॉर्न बजाते चली आती हैं। अगर कोई गाड़ी बहुत दूर से आ रही है तो उसकी हॉर्न जो हमें पहले सुनाई देती है वो धीमे धीमे आती है, जैसे जैसे वो पास आती है हॉर्न बढ़ती जाती है, और जैसे दूर जाने लगती है फिर कम होते जाती है। इसी इफेक्ट को, मतलब जो उस कार के या फिर उस ट्रेन की जो हॉर्न की साउंड या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है हमारे सुनने में, उसके मोशन की वजह से, उस कार के, या फिर हम उसको कहते हैं सोर्स ऑफ साउंड। तो जो साउंड का सोर्स है, कार आ रही है, ट्रेन आ रही है, उसके हॉर्न में जो उसका साउंड निकल रहा है, उसके साउंड में जो चेंज आता है उसके मोशन की वजह से, इसी इफेक्ट को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है कि whenever there is a रिलेटिव, कभी कभी इसका डेफिनेशन पूछ लेता है इसलिए मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। whenever there is a relative motion, किसके किसके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। जब रिलेटिव मोशन होगा किसके किसके बीच में, सोर्स ऑफ साउंड मतलब वो कार, ट्रेन, जो भी है जो हॉर्न बजा रही है, ऑब्जर्वर जो हम लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, तो होता क्या है कि द साउंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर is of different frequency from actual frequency. This effect is known as Doppler effect. जो साउंड ऑब्जर्वर को मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कुछ डिफरेंट होगी,
इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम लोग के लिए लाया हूं, डॉपलर इफेक्ट कैसे हम लोग को सुनने में मिलता है। देखो एक मोबाइल में मैं वीडियो लिया हूं, तो ये मैं आपको एक आवाज सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए पहले जो इसका हॉर्न था वो स्लो था, जैसे जैसे नजदीक आया हॉर्न बढ़ा और उसके बाद फिर स्लो होते चला गया। तो ये जो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी में, अच्छा देखो इसकी जो श्रिलनेस है वो भी बदल रही है। देखो फिर से सुनो, देखा श्रिलनेस भी बदल रही है। श्रिलनेस बदलने का मतलब समझ रहे हो, आवाज पहले थोड़ी मोटी आ रही थी, जैसे जैसे नजदीक आया आवाज पतली हो गई। अब ये किसकी वजह से? फ्रीक्वेंसी की वजह से। तुम्हें पता है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, भाई फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी ना यहां पर, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो तुम्हें पता है पिच इंक्रीज होगा। क्लास 9 में पढ़े थे, नहीं पढ़े तो अब बता रहा हूं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी पिच इंक्रीज होगा। अब पिच इंक्रीज होता है तो आवाज जो होती है वो श्रिल होती, ठीक है। अगर पिच इंक्रीज होगी तो जो साउंड होगी वो श्रिल होगी। श्रिल साउंड मींस पतली आवाज। और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो पिच डिक्रीज करेगी, आवाज ग्रेव होगी, साउंड ग्रेव होगी। तो ये जो चेंज आ रहा है साउंड में, कभी श्रिल हो रही है, किसकी वजह से? मोशन की वजह से। इसी को इन्होंने कहा डॉपलर इफेक्ट। क्या कहा? डॉपलर इफेक्ट। अब ये डॉपलर इफेक्ट तो बस इतना ही समझाना था। अब मेन ये है कि फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ेगी, कितना डिक्रीज करेगी। नई फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो क्या होगी, इसी का मेन कैलकुलेशन है डॉपलर इफेक्ट में। अब तुम्हें पता है क्योंकि यहां लिखा गया, देखो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब तुम्हारा साउंड का जो सोर्स है ये भी चल सकता है, ऑब्जर्वर रुका हो सकता है, या फिर ऑब्जर्वर चले सोर्स रुके, या फिर दोनों चले। तीन कैटेगरी बन सकती है इसमें। भाई सोर्स चले ऑब्जर्वर रुके, ऑब्जर्वर चले सोर्स रुके, ठीक है। जैसे मान लो हमारे सामने कार जा रही है तो हम तो रुके हैं ना। फिर मान लो कार एक जगह रुकी है, हॉर्न बजा रही है, हम दौड़ते हुए उसकी तरफ जा रहे हैं, या फिर हम उससे दूर जा रहे हैं, तो ये हो गया ऑब्जर्वर चल रहा है, सोर्स रुका हुआ है। तीसरा ऐसी कंडीशन है हम बाइक से जा रहे हैं, कार भी जा रही है, तो दोनों चल रहे हैं, ऑब्जर्वर भी चल रहा है, सोर्स भी चल रहा है। तो ये तीन कंडीशन में हमें फ्रीक्वेंसी को पढ़ना है। और मैं पहले इनको अलग अलग फॉर्मूला बताऊंगा, फिर तुम लोग को एक डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा और उस डायरेक्ट फॉर्मूले से तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं तीनों कैटेगरी हम लोग। चलो तो अब एक एक कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे। जब सोर्स चलेगा, ऑब्जर्वर चलेगा, क्या होगा? तो पहली कंडीशन, व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग। सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। सोर्स रेस्ट में है और जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है। मींस अगर मैं यहां पर बना लूं, ये सोर्स है मेरा, ठीक है, साउंड का, जहां साउंड निकलना है, तो ये तो रेस्ट में है और ये मेरा ऑब्जर्वर है। भाई अंकल जी ये कान बना दो यार, बिना कान के सुनेंगे कैसे? तो ये हमारे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से? वीओ वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? वीओ वेलोसिटी से। अब तुम्हें पता है यहां से साउंड निकलेगा कितनी वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से। वेलोसिटी ऑफ साउंड है, साउंड यहां से निकल रहा है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोट कर लो यार, एक इंपॉर्टेंट है कि अगर सोर्स रेस्ट में है, सोर्स इफ लगा लेते हैं, इफ सोर्स इज एट रेस्ट, तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ साउंड विल बी सेम, विल रिमेन सेम लिखे, विल रिमेन सेम। मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है यार, अगर सोर्स
रेस्ट में है, सोर्स नहीं मूव कर रहा है, तो वेवलेंथ सेम होगा साउंड का। मतलब जो, अब सेम होने का मतलब समझो, सेम होने का मतलब ये है कि जो भी वेवलेंथ का साउंड यहां निकलेगा वही इसको सुनाई देगा। समझ रहे हो? सेम होने का मतलब है कि जो भी वेवलेंथ यहां से निकलेगा साउंड का, वही वेवलेंथ का साउंड इसको मिलेगा। पर फ्रीक्वेंसी में क्या है, साउंड की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, इसको सुनाई अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड देगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, वही तो हमें निकालना है। पर याद रखना, अगर सोर्स रेस्ट में है तो वेवलेंथ बेटा सेम रहेगा, मतलब जितनी वेवलेंथ का साउंड यहां से निकलेगा उतना ही इसको सुनाई देगा। ठीक, चले आगे। चल, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, सोर्स अगर रेस्ट में तो वेवलेंथ सेम रहेगा। ठीक है, चलो अभी आगे बताएंगे क्यों सेम रहेगा, उसके रीजन भी बताएंगे। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, साउंड भी वेलोसिटी से इधर चल रहा है और जो ऑब्जर्वर है वीओ वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो अब ये बताओ, अगर साउंड हम लोग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखें, ध्यान दो जरा सा, अगर मैं पूछूं ऑब्जर्वर को साउंड कितनी स्पीड से मिलेगा, ध्यान दो, याद करो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अगर मान लो यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है वी ए, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है वी बी। अब ये ए और बी किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैं तुमसे पूछूं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे वी ए बी, तो याद करो तुम लोग कैसे लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर ध्यान दो, ये सब पे वेक्टर लगा रहेगा, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब देखो ध्यान से, साउंड की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है वी, ऑब्जर्वर की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है वीओ। ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्ट भी बता सकता हूं, मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज कर रहा हूं कि तुम्हें यह लगे कि वही चीज है जो हम लोग पहले पढ़े। ठीक है, अब देखो यहां पर ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये भी किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के। अब हमें यह पता लगाना है कि ये ऑब्जर्वर को जो साउंड मिलेगी वो कितने की स्पीड से, मतलब स्पीड ऑफ साउंड या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यह हमें पता लगाना है। अब अगर ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अगर हमें निकालना, मतलब नेट वेलोसिटी एक तरह से निकालना है, यहां पर मैं नेट वेलोसिटी लिख लूं। ठीक है, जो ऑब्जर्वर को मिल रही है साउंड की वेलोसिटी, वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ, देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये v है। फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये vo है। पर ध्यान दो, क्या इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर इसको तुम प्लस में रखे हो तो इसको किस में रखना पड़ेगा, माइनस में। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तुम्हें पता है ना, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, एक को प्लस लोगे दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ गया, v प्लस vo। मतलब अगर मैं तुमसे, अब देखो वही मैं रूल लगाया हूं जो मैं रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट विथ डायरेक्शन, किसके साथ, डायरेक्शन। ये तो फॉर्मूले का माइनस है, इसका अपना डायरेक्शन तुम्हें रखना है। तो यहां देखो, एक को मैं प्लस ले लिया, ये वाले को प्लस, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस लिया, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये है। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर के लिए कितनी वेलोसिटी हो जाएगी साउंड की, v प्लस vo, v प्लस vo वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, v प्लस vo। अच्छा मान लो ये इधर जाता, ये इधर जाता, तो जो मैं इसको माइनस रखा मैं प्लस में रखता, प्लस में रखता तो यहां v माइनस vo आता, समझ रहे हो। अगर ये दूर जाता तो v माइनस vo। चलो आगे चलते हैं। हाँ, याद करो, हमें अपैरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका जानते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। याद करो रिलेशन,
वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। यहां से फ्रीक्वेंसी बराबर बताऊं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है बेटा, v प्लस वीओ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। वेवलेंथ मैं बताया हूं जो यहां से लैम्डा निकलेगा तो यहां भी क्या पहुंचेगा, लैम्डा, तो ये हो गया लैम्डा। सॉरी, यहां से वेवलेंथ अगर लैम्डा रहेगा साउंड का, तो यहां इसको वही वेवलेंथ का साउंड मिलेगा, वेवलेंथ नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, एक बार बोल दो सब लोग, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि सर सोर्स एक रेस्ट पे है। सोर्स किस पे है, रेस्ट पे है। सोर्स जब रेस्ट पे होगा तो वेवलेंथ नहीं चेंज होगा। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर सोर्स रेस्ट पे है और साउंड की वेलोसिटी इसके लिए v है, वेवलेंथ इसका लैम्डा है, ठीक, ध्यान देना यहां से, साउंड की वेलोसिटी v है, वेवलेंथ लैम्डा है, इसकी अपनी कुछ इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगी f, ठीक है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, और इसके पास जो फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी fo, मतलब जिसको हम निकाल रहे हैं, ये ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, और यहां से लैम्डा अगर मैं लिखूं, लैम्डा का रिलेशन ध्यान दो, वही रिलेशन v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। यहां से लैम्डा इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, v अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब रखो यहां पर लैम्डा की जगह पर, तो fo इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले तो ये है यार v प्लस वीओ, लैम्डा की जगह पर देखो v अपॉन fs है, तो नीचे आ गया v, और जो ये अपॉन में सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो ये हो गई सोर्स की फ्रीक्वेंसी, और ये है तुम्हारा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर। तो ये फॉर्मूला है। अब ध्यान दो, ये फॉर्मूले में प्लस साइन है, कब, जब ये ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है। अब तुम्हें पता है सोर्स के पास जाएगा तो कोई ट्रेन तुम्हारी तरफ आती है, देखो उसकी आवाज बढ़ती है धीरे धीरे, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आवाज उसकी पतली हो रही है, पिच बढ़ रही है उसकी, तो अगर ये सोर्स के पास जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब पिच बढ़ेगा, देखो प्लस है, और ये दूर जाएगा तो यही फॉर्मूले में यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, याद रखना। अगर ये पास आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसीलिए बुक में कैसे लिखा रहता है, प्लस और माइनस। प्लस कब, जब पास है, माइनस कब, जब दूर जाए। कोई दिक्कत, तो अभी हम लोग यहां प्लस लिख लें, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, हम पास ला रहे हैं इसको, जब तुम लोग दूर भेजना तो इसको माइनस करना। अब माइनस कहां से आई मैं बताया ना तुम्हें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले से। कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, दूसरे कंडीशन पे चले, नोट कर लो बेटा, दूसरे कंडीशन पे चलो, चले, ओके। अब दूसरा कंडीशन में हम लोग ये मान लेते हैं कि सोर्स चल रहा है ऑब्जर्वर रेस्ट में। इफ सोर्स इज मूविंग and observer is at rest, ऑब्जर्वर रेस्ट में है। फिर से बना है, इस बार फरारी कार ले लेते हैं, फरारी उड़ेगी, है फरारी, ठीक है, मेरी उड़ने वाली फरारी। फरारी मीन सोर्स, जिसमें हॉर्न भी लगा है बड़ा सा, ट्रक वाला हॉर्न है इसमें। ये सोर्स की स्पीड है vs, और ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो v साउंड, v स्पीड से साउंड। ये अपने अंकल जी हैं, मींस ऑब्जर्वर, कान बना दे, इनको कान से ही सुनना है ना, ऑब्जर्वर। ये रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर एट रेस्ट। अब ये बताओ, ये कार इनकी तरफ चल रही है, साथ में हॉर्न भी ब्लो कर रही है, इनको जो साउंड मिलेगा वो कितनी वेलोसिटी से। तुम लोग कहोगे सर कार भी चल रही है, साउंड की अपनी स्पीड v है, तो इनको जो मिलेगा साउंड की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर
ऑब्जर्वर वो होना चाहिए V प्लस VS, है ना? गलत। अब देखो क्या हुआ, ऐसे समझो, कार चल रही है, कार हॉर्न ब्लो कर रही है, हॉर्न बजा रही है और चल रही है। तो ये बताओ जब वो हॉर्न ब्लो की तो साउंड तो निकल गई कार से बाहर, कि कार के ऊपर है? नहीं, साउंड तो कार से बाहर हो गई। तो साउंड उतनी स्पीड से चल रहा है जितनी स्पीड से चलना चाहिए उसको। भाई कार के ऊपर अगर साउंड बैठ के चलता कि हॉर्न बजाया, अब वो हॉर्न से जो साउंड निकला वो उसके ऊपर बैठ गया, अब बैठने के बाद वो चल रहा है, नहीं हम तो कार से चलेंगे। तो अगर वो उसके ऊपर बैठ के चलेगा तो फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, तब हम उसमें VS ऐड कर सकते हैं। पर ये बताओ वो साउंड तो बाहर चली गई ना। अब कार तेज चले या धीमे चले साउंड से क्या लेना देना, साउंड तो उतनी स्पीड से चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी स्पीड से यहां पर साउंड चलना है उतनी स्पीड से चलेगा। कार के मोशन से, मीन सोर्स के मोशन से साउंड की स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सोर्स के मोशन से साउंड की स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। साउंड की स्पीड ऑब्जर्वर को वही मिलेगी V, क्योंकि साउंड तो अपनी स्पीड से चलता है ना। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ऑब्जर्वर पास जा रहा था तो जल्दी साउंड के पास पहुंच गया, साउंड उसको जल्दी मिल गई। इस बार ऑब्जर्वर वही है, सोर्स जा रहा है, साउंड तो छोड़ दिया ना, साउंड तो वही निकाल दिया है, अब वही साउंड उसके पास आनी है। तुम कहोगे सर आगे आके फिर से कार ब्लो करेगी हॉर्न, तो फिर से तो साउंड निकलेगी, फिर से साउंड चलेगी अपनी स्पीड से, स्पीड तो वही है साउंड की। तो इसी वजह से साउंड की स्पीड क्या है यहां पर V। समझ आया कि नहीं समझ आया? कार के ऊपर अगर साउंड होती तो तेज चलती, कार से बाहर निकल रही है ना बेटा साउंड, तो साउंड अपनी स्पीड से चलेगी। पर अभी मैं तुमसे कहा था कि यहां वेवलेंथ अलग होगा। अब ये वेवलेंथ कैसे अलग होगा, यहां वेवलेंथ अलग होगा। कैसे वेवलेंथ अलग होगा समझो। जैसे मान लो यहां पर मैं बना लूं अपना हॉर्न, ये मेरा हॉर्न, ठीक, और हॉर्न के बाद, हॉर्न को बनाने के बाद मैं यहां पर एक इसकी वेव बना लेता हूं, ये इसकी वेव, ठीक, यहां से वेव इसकी चली। तुम्हें पता है वेव कितनी स्पीड से, साउंड वेव है बेटा, साउंड वेव कितनी स्पीड से चल रहा है? V स्पीड से। कितनी स्पीड से? V। मान लेते हैं ये T टाइम में, ये T टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा? तुम लोग कहोगे सर VT डिस्टेंस चलेगा यहां से लेके यहां तक। भाई VT क्यों? T टाइम है, V स्पीड है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम VT। पर ये बताओ क्या ये सोर्स भी किसी स्पीड से चल रहा है? ये VS स्पीड से चल रहा है, ठीक है। कितनी स्पीड से? VS स्पीड से। तो तुम्हें पता है अगर ये VS स्पीड से चल रहा है तो ये जितने में ये वेव आगे बढ़ेगी उतनी टाइम में ये सोर्स भी तो कुछ आगे आ जाएगा। ये अब तुम लोग कहोगे सर ये कितना डिस्टेंस आ गया है, तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को VS इंटू T लिखोगे। भाई कितनी स्पीड से चला? VS, और टाइम वही है, उतने ही टाइम में ये आगे बढ़ा है, तो VS इंटू T। अब ध्यान से देखो, यहां से दूसरी वेव चलेगी, अब यहां से दूसरी वेव चलेगी। ये पहली वेव थी, पहली वेव जब तक यहां पहुंची उसके बाद दूसरी वेव यहां से निकली। अब याद करो वेवलेंथ का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव वेव। एक वेव से दूसरे वेव के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। याद करो, एक वेव से दूसरे वेव के बीच का जो डिस्टेंस है, कॉन्सेक्यूटिव वेव, कॉन्सेक्यूटिव वेव के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। अब ध्यान देना, पहली वेव जो यहां से चली थी वो यहां पहुंची है, दूसरी वाली वेव यहां से निकली है। इन दोनों वेव के बीच का अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो तुम लोग कहोगे सर ये टोटल डिस्टेंस था VT, और इसमें से अगर हम ये VST माइनस कर दें तो जो मिलेगा हमें वो होगा वेवलेंथ, वो होगा वेवलेंथ। और इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव वेवलेंथ। कौन सा वेवलेंथ? इफेक्टिव वेवलेंथ। अच्छा, ये वेवलेंथ कोई नहीं कि केवल इसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगा, इस कार वाले को भी यही वेवलेंथ की साउंड मिलेगी, क्योंकि वेवलेंथ यहां बदल रहा है, साउंड का वेवलेंथ बदल रहा है। तो ये इफेक्टिव वेवलेंथ है। ध्यान समझो कैसे हुआ, फिर से समझ लो। पहली वेव सोर्स यहां प्रोड्यूस किया,
ये टी टाइम में कुछ आगे बढ़ा होगा, कितना डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, वहीं से। और जितने टाइम में ये आगे बढ़ा होगा उतने टाइम में सोर्स भी आगे बढ़ा, क्योंकि वीएस से चल रहे हैं। तो सोर्स कितना आगे बढ़ा, वीएस टी बढ़ा आगे। तो दूसरी वेव यहां से निकली। अब पहली वेव और दूसरी वेव के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं लैम्डा, जिसको वेवलेंथ कहते हैं। अब ये वेवलेंथ हो गया ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। देखो इतने में इतना माइनस कर दोगे यही तो मिलेगा। तो ये तुम्हारा हुआ इफेक्टिव वेवलेंथ, जिसका फॉर्मूला ये है। फर्दर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं टी इंटू वी माइनस वी एस। ये इफेक्टिव वेवलेंथ है। ये क्या है, इफेक्टिव वेवलेंथ। समझ आया सबको कैसे हुआ, समझ आया। चल ये इफेक्टिव वेवलेंथ है। फिर से वही वेवलेंथ तो पता चल गया क्यों बदल रहा है। हाँ भाई, जितने में वो वेव एक चली होगी उतने में दूसरी वेव आगे बढ़ के चल रही, तो वेवलेंथ कम हो गया। ठीक है। तो ये बताओ, वेवलेंथ मिल गया, फ्रीक्वेंसी निकालना है भाई, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव मिलेगी। अभी मैं तुम लोग को कहा हूं कितनी स्पीड से इसको मिल रहा है साउंड, v। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, कितनी वेलोसिटी से चला v, कितना वेवलेंथ है, इफेक्टिव वेवलेंथ। इफेक्टिव वेवलेंथ का फॉर्मूला ये है, तो ये हो गया v अपॉन टी, v माइनस वी एस। अभी मैं बताऊं टी क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है तो इसका रिलेशन होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी। अब यहां से देखो, अगर 1 अपॉन एफ रखोगे ये वाला रिलेशन, तो यहां पर एफ ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा v अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक, और क्या हो जाएगा, इनटू एफ एस। ये हो गया तुम्हारा जब सोर्स चलेगा। ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है। ठीक है, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है। इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हो भाई। टी की जगह पे 1 अपॉन एफ एस लिख दो, है ना। टी की जगह पे 1 अपॉन, यहां लिख दे, यहां लिख दे ये v माइनस वी एस, ठीक है, अपॉन एफ एस। तो ये याद रखना। अब अच्छा ये देखो, ऑब्जर्वर को हम लोग किधर ले जा रहे थे, हम लोग ऑब्जर्वर को ले जा रहे थे, सॉरी हम लोग सोर्स को ले जा रहे थे ऑब्जर्वर की तरफ। सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ रही है। देखो भाई, सोर्स जितनी तेज जाएगा ये माइनस उतना ज्यादा होगा, और तुम्हारे डिनोमिनेटर जितना कम होगा वैल्यू उतनी बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा माइनस होगा एफ उतना बढ़ेगा। तो जब तुम्हारा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आवाज पतली होती जाएगी, पिच बढ़ती जाएगी, है ना। और जब दूर होता जाएगा, अब जैसे इसी के उल्टा देखो, ऑब्जर्वर दूर होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब यहां पर जो नीचे वाली वैल्यू है ये बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो यहां पर प्लस साइन हो जाएगा, ये प्लस। तो याद रखना, जब सोर्स दूर जाए तो प्लस, सोर्स पास आए तो माइनस। हाँ, दूर जाए तो प्लस, पास आए तो माइनस। अभी पास वाला लिए हैं तो माइनस, दूर जाने वाला लेंगे तो प्लस। ऐसे प्लस माइनस बहुत रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझना फ्रीक्वेंसी कब बढ़ रही कब घट रही। अगर नजदीक जा रहा है तो जाहिर सी बात है आवाज बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो ये नीचे की वैल्यू कम होनी चाहिए तो माइनस होगा। और दूर जाने पे फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो जानते हो नीचे की वैल्यू बढ़नी चाहिए। यस, फिलहाल इसको रटने की जरूरत नहीं। अभी एक और फॉर्मूला बताएंगे जो सब पे लगेगा। एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जो सब पे लगेगा। ठीक है, चले आगे, नोट कर लिया। तीसरा, अब दोनों को मूव कराएंगे, ऑब्जर्वर सोर्स दोनों को मूव कराएंगे। ठीक है, चले, चलो दोनों को मूव कराते हैं। थर्ड, व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ साउंड बोथ आर मूविंग। दोनों चल रहे हैं बेटा, बना ले फिर से फरारी।
फरारी। वीएस स्पीड से हॉर्न, साउंड की स्पीड वी। ऑब्जर्वर अपने अंकल जी इस बार भाग रहे हैं बड़ी तेजी से, कानून बना दे। कितनी स्पीड से? वीओ। तो जो फ्रीक्वेंसी इनको मिलेगी ऑब्जर्वर को, वो ऐसे सिंपल लिख लेना तुम लोग, वी वीओ वी वीएस इंटू एफएस, ये लिख लेना सिंपल। वी वीओ, ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स नीचे, ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स नीचे। यहां मैं साइन के लिए जगह छोड़ा हूं, यहां प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं बच्चा। प्लस माइनस दोनों कैसे होंगे अभी मैं बताया हूं, वही पास जाना दूर जाने वाला कंडीशन, ठीक है। तो कब प्लस होगा कब माइनस होगा, हाँ ये देख लेते हैं अभी, इसको नोट कर लो, यही फॉर्मूला है तुम्हारा। और इसी में वो सब आ जाएंगे भाई। जब ऑब्जर्वर नहीं चलेगा तो इसको जीरो कर देना, जब सोर्स नहीं चलेगा तो इसको जीरो कर देना, इसी में सारे फॉर्मूले हैं। ऑब्जर्वर ना चले तो इसको जीरो, सोर्स ना चले इसको जीरो, ठीक है। रही बात ये प्लस माइनस, ये अभी प्रॉब्लम सॉल्व किए दे रहे हैं, कब प्लस लेना है कब माइनस, नोट कर लिया, नोट कर लिया। चले आगे, चलो चलते आगे, हाँ चलो। चलो पहली कंडीशन, अब मैं एस और ओ लिखूंगा, ठीक है। ये सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ऐसे देखो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देना जरा सा। फॉर्मूला लिख ले, वी वीओ वी वीएस इंटू एफएस। देखो ध्यान से, सोर्स इसकी तरफ जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, जानते हो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, सोर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, बढ़ाने का मतलब इसकी वैल्यू नीचे वाली कम होनी चाहिए। भाई नीचे वाली वैल्यू कम होगी तभी तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी। तो सोर्स अंदर की तरफ जा रहा है मतलब ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, बढ़ाएगा फ्रीक्वेंसी को, बढ़ाएगा तो माइनस। ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। अब ऊपर वैल्यू बढ़ाना है तो प्लस करना है, क्योंकि ऊपर माइनस कर दोगे कम हो जाएगा ना। नीचे माइनस क्यों बढ़ा रहा है, माइनस नीचे होगा तो नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, अपने आप बढ़ जाएगा। भाई डिवाइड करने वाली वैल्यू छोटी होगी तो अपने आप बढ़ जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला। दूसरी कंडीशन, अब मान लो सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर भी इधर ही जा रहा है, यस यस। अब सोर्स और ऑब्जर्वर एक तरफ, देखो सोर्स तो जा रहा है ऑब्जर्वर के करीब, सोर्स अगर ऑब्जर्वर के करीब जा रहा है तो नीचे में माइनस होना चाहिए। क्यों माइनस होगा भाई, सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, अभी ऑब्जर्वर को मान लो रुका है, सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो बढ़ाएगा, बढ़ाएगा नीचे वाली वैल्यू कम होनी चाहिए। और ऑब्जर्वर देखो सोर्स से दूर जा रहा है, दूर जाने का मतलब ये कम करेगा तो नहीं ऊपर वाली भी कम होनी चाहिए, तो ऊपर हो गया इस बार माइनस। देखो सोर्स इसके पास जा रहा है, सोर्स अगर पास जा रहा है तो नीचे की वैल्यू बढ़ाएगा, सोर्स अगर इसके पास जा रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो नीचे की वैल्यू कम होगी। और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम करना चाहेगा, कम करना चाहेगा तो माइनस, ठीक है। आगे चले, चले नेक्स्ट, चलो तीसरा कंडीशन। अब मान लो सोर्स है वो इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर है वो भी इधर ही जा रहा है, ये देखो ऐसे। इस बार ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाना चाह रहा है और सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाना चाह रहा है, ऐसा है मामला। तो देखो फिर से, ऑब्जर्वर अगर पास जाना चाह रहा है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो ऊपर होना चाहिए प्लस ऑब्जर्वर वाले। सोर्स दूर जाना चाह रहा है, फ्रीक्वेंसी को घटाएगा तो नीचे भी होना चाहिए प्लस। भाई ये बढ़ेगा तभी तो कम होगी फ्रीक्वेंसी, इनटू एफएस। लास्ट, अब जो हमारा सोर्स है वो इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, ऐसे। सोर्स भी दूर जाना चाह रहा है, ऑब्जर्वर भी दूर जाना चाह रहा है, दोनों फ्रीक्वेंसी को कम करना चाह रहे हैं।
अब दोनों फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो ऊपर होना चाहिए माइनस, भाई ऊपर माइनस होगा तभी कम होगा, और नीचे होना चाहिए प्लस तब कम। इस बार दोनों कम किए। तो ध्यान से देखो, अगर डायरेक्शन अपोजिट तो प्लस माइनस, डायरेक्शन अपोजिट प्लस माइनस, डायरेक्शन सेम तो या तो प्लस या तो माइनस, डायरेक्शन सेम तो दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस, डायरेक्शन अपोजिट तो एक प्लस है और एक माइनस। ये चले मेन जो कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया ना फ्रीक्वेंसी बढ़ने घटने का, फिर समझ लो, फिर समझ लो भाई। ये इसके पास जा रहा है ऑब्जर्वर के सोर्स, तो ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है तो नीचे वाली वैल्यू कम करेगा तभी बढ़ेगी। ये भी पास जा रहा है, ये भी बढ़ाना चाह रहा है, ऊपर प्लस कर दिया। सोर्स तो पास जाना चाह रहा है ऑब्जर्वर के, पर ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है। सोर्स पास जाना चाह रहा है, ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है। सोर्स पास जा रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, मतलब नीचे वाली वैल्यू कम करेगा। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, घटाएगा, मतलब ऊपर वाली वैल्यू कम करेगा। ठीक, ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये तुम लोग के फॉर्मूले हैं, और यही था मेन डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बाद अब केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग भी क्वेश्चन का सिलसिला। ठीक है, अब यहां से उनके लिए जो पढ़े थे डॉपलर इफेक्ट, यहां से आपको अब ये क्वेश्चंस जरूर देखने हैं। ठीक है, चल तो फर्स्ट क्वेश्चन है यार। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं तुम लोग के लिए क्वेश्चन लिख के रखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो कार है, एक कार है ये और दूसरी कार है ये, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मींस ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है ऐसे। ठीक, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एक की स्पीड है 22 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की स्पीड है बेटा 16.5 मीटर पर सेकेंड। और तुमसे कह रहा है कि जो ये फर्स्ट वाला कार है ये हॉर्न ब्लो कर रहा है, हॉर्न ब्लो कर रहा है, और कितनी फ्रीक्वेंसी से? 400 हर्ट्ज से। तो ये हमारा हो गया सोर्स और ये हो गया हमारा ऑब्जर्वर। अब तुमसे पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी बताओ जो ऑब्जर्वर को मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी इन एयर, एयर में कितना दिया? 340 मीटर पर सेकेंड, ये दिया। चलो लगाया जाए इसको, ऑप्शन लिख लें। चलो ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन 350 हर्ट्ज, अप्रॉक्स वैल्यू बताना है। हाँ, दूसरा ऑप्शन 361 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन 411 हर्ट्ज, चौथा ऑप्शन 448 हर्ट्ज। अप्रॉक्स वैल्यू तुम्हें बताना है। ठीक है, पहले फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ ओ इज इक्वल टू वी ऊपर, वी ओ ऊपर, वी नीचे, वी एस नीचे, साथ में सोर्स की फ्रीक्वेंसी। चलो ये नजदीक जा रहा है, सोर्स बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाया जाएगा माइनस। ऑब्जर्वर भी पास जा रहा है, बढ़ाना चाहेगा प्लस। चलो साउंड की स्पीड 340, वी साउंड की स्पीड है याद रखना 340, प्लस ऑब्जर्वर की स्पीड 16.5, यूनिट देखो सेम है मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। फिर से साउंड की स्पीड 340, सोर्स की स्पीड 22, और साथ में सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है बेटा? 400। सॉल्व करो इसको, तुम लोग जानते हो इसको प्लस करोगे तुम लोग, यहां हो जाएगा 356.5 डिवाइडेड 362। देखो 300, सॉरी एक गड़बड़ है, यहां माइनस होना चाहिए। ठीक है, गड़बड़ है, सही कर लो, यहां माइनस होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? 318 इंटू 400। तुम्हें पता है इसको सॉल्व करोगे तुम लोग, 2 से कैंसिल किया 200, कैंसिल किया 159,
सही है। अब इसको तुम डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 448। अप्रॉक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 448। सही है, नोट कर लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर मैच किया। चल इसको बस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, कुछ पॉइंट्स में जाएगा तो हमें अप्रॉक्स वैल्यू देखना है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चले चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक कार है जो कि हॉर्न ब्लो कर रही है, ठीक है, और वो स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पे। हॉर्न उसका 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है, 2 किलो हर्ट्ज। अब एक बाइक आ रही है इधर से, ये बाइक हो गई अपनी, ठीक है, ये बाइक, इस बाइक की स्पीड है इसकी तरफ 36 किलोमीटर पर आवर। ये बाइक की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, और तुमसे कह रहा है कि अगर ये हॉर्न ब्लो कर रहा है 2 किलो हर्ट्ज से रेस्ट पे होके, तो बताओ इस बाइक को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी इस हॉर्न की वो क्या हो। साउंड की स्पीड वही दिया है बेटा, साउंड की स्पीड क्या दिया है, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड एयर, ठीक है। चले फिर से वही वी वीओ वी वीएस एफएस। अच्छा ये सोर्स तो रेस्ट में हो गया तो इसकी कहानी खत्म, ये 0 हो गया, तो नीचे बचा केवल वी। सोर्स रेस्ट में ना तो वेलोसिटी उसकी 0। और अब रही बात इसकी, तो ये देखो ऑब्जर्वर जो है हमारा वो सोर्स की तरफ जा रहा है, मतलब प्लस होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी प्लस होगा। यहां से देखो ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये मीटर पर सेकेंड है, समस्या है, बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड के लिए तुम लोग जानते हो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 2 जा 5 2 जा 10, तो ये 10 आया। वीओ की वैल्यू इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 10 आया डिवाइडेड बाई 340 इंटू फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज जानते हो ना, 1000 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 17 टाइम्स में कैंसिल, ठीक है। 340 प्लस 10 350 हो गया, 350 इंटू 100, 350 इंटू 100, 100 मतलब 2 0 डिवाइडेड बाई 17, बस हो गया, यहां से निकाल लो। और ये हो जाएगा तुम्हारा, यहां लिख देते हैं 2, ठीक है, और 0.0 उसके बाद 100 हुआ, ये तुम्हारा हो जाएगा 0.6 ऐसे किलो हर्ट्ज करके 2.06 किलो हर्ट्ज। ये जो 30 था मैं उसको के लगा दिया, किलो हर्ट्ज, 35 को मैं 17 से डिवाइड किया। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ए स्पीडिंग मोटरसाइकिल सी ट्रैफिक जैम अहेड ऑफ हिम। एक मोटरसाइकिल वाला है, वो ट्रैफिक जैम देखता है अपने सामने, तो अपनी मोटरसाइकिल को स्लो करता है और कितनी स्पीड पे लाता है 36 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड दैट ए ट्रैफिक इज ईज्ड एंड कार इज मूविंग अहेड। ट्रैफिक थोड़ा सा हटता है और कार
धीरे धीरे आगे चलती है, उसके सामने कार है और कार की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और कार हॉर्न बजा रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1392 हर्ट्ज। अब तुमसे कह रहे हैं कि जो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी वो इन चार ऑप्शन में से क्या होगी। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर लेने के लिए 343 कह रहा है। पहले कंडीशन देखते हैं। हमारे पास सोर्स है कार जो कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऑब्जर्वर है बाइक जो भी उसी के पीछे चल रहा है। अब मैं तुम लोग से कहा हूं कि इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनाओगे। ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है तो ऊपर होना चाहिए प्लस, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स अगर दूर जा रहा है तो मतलब वो फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहेगा और कम करने का मतलब नीचे भी क्या आना चाहिए, प्लस साइन, फ्रीक्वेंसी को कम करेगा वो। तो ये कंडीशन बनेगी। देखो कंडीशन क्या बनी कि ऑब्जर्वर भी उसके पास आ रहा है। देखो जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स के पास जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये होनी चाहिए, मतलब ऊपर प्लस होना चाहिए। फिर नीचे सोर्स है, सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहेगा तो नीचे भी प्लस होना चाहिए। इस हिसाब से अब हम लोग वैल्यू रखते हैं 343 प्लस ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर का जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 36 इंटू 5/18, तो यहां से आ जाएगा 5 2 10 मीटर पर सेकंड। और इसको भी मीटर पर सेकंड में करें तो ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा। तो ऊपर तो प्लस हो रहा है 10 और नीचे प्लस हो रहा है 5। और सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1392, यह है सोर्स की फ्रीक्वेंसी। तुम लोग जानते हो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 353, नीचे हो जाएगा 48, 348 इंटू 1392 किसके बराबर, फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ट बाय ऑब्जर्वर। अब तुम लोग जानते हो अगर हम इसको 4 टाइम्स में ले जाएं 348 को, 348 इंटू 4 तो 32 का 2 3 19 112 130। ये देखो 4 टाइम्स में ये पूरा का पूरा कैंसिल कर रहा है इसको। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 4 3 12 1 5 21 2 12 14 14 12, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ये फ्रीक्वेंसी है जो उस ऑब्जर्वर को मिलेगी, ये साउंड की फ्रीक्वेंसी है जो उस ऑब्जर्वर को मिलेगी। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा। तो इसी तरह से ये तुम लोग के बड़े बेसिक क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट के, जो क्लास 11th क्वेश्चन पेपर में अधिकतर टीचर्स देते हैं। कंपटीशन लेवल में थोड़ा एंगल वगैरह लाते हैं तो वो एंगल की प्रैक्टिस करेंगे, पर वो हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में, और अपने नीट के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन इसी इफेक्ट से। फिलहाल क्लास 11th एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से कहता हूँ, इसमें से क्वेश्चंस, डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस बन जाएंगे आपको, अच्छे क्वेश्चंस। बस ये फॉर्मूले में कब प्लस कब माइनस लेना है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे फिर मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके आऊँगा क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, और पूरा आपको कंप्लीट उस पर डिटेल दूंगा, ठीक।